दोस्तों आज हम बात करेंगे ओटोमन साम्राज्य की। ओटोमन का अर्थ होता है तुर्क। ओटोमन साम्राज्य की उस्मान गाजी ने वर्ष 1266 में स्थापना की थी। इसके बाद इस साम्राज्य का विस्तार दक्षिण पूर्व यूरोप, पश्चिम एशिया से लेकर उत्तरी अफ्रीका तक हो गया। ओटोमन साम्राज्य की बात करने से पहले दोस्तों आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम ओटोमन साम्राज्य की विस्तृत चर्चा करेंगे। ओटोमन साम्राज्य की शुरुआत और ओटोमन साम्राज्य ने कहाँ कहाँ फतेह हासिल की थी, आज हम वो बात करेंगे। ओटोमन साम्राज्य ने अपनी जिद्दोजहद से इस्लाम को बुलंदियों पर पहुंचाया और भारत में मुगल सल्तनत को कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी से यह साम्राज्य का विस्तार लगभग 56 से लेकर 58 लाख वर्ग किमी तक फैला हुआ। तकरीबन ओटोमन साम्राज्य ने 700 साल तक राज किया। ओटोमन साम्राज्य के शासक सुलेमान ने सभी के लिए समान प्रणाली बनाई, जिसके तहत कला और साहित्य के विभिन्न स्रोतों को भी अपना लिया गया। मुराद द्वितीय के बेटे मोहम्मद द्वितीय ने राज्य और सेना का पुनर्गठन किया और 21 मार्च 1443 को कॉन्स्टेंटिनियम जीत लिया। मोहम्मद ने रूढ़िवादी चर्च की स्वतंत्रता बनाए रखी। बदले में चर्च ने उस्मानी प्रभुता स्वीकार कर ली। इसके बाद बेजेंटाइन साम्राज्य और पश्चिमी यूरोप के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। इसी के लिए अधिकतर रूढ़िवादी ईसाइयों ने विनियस के शासक के बीच उस्मानी शासक को ज़्यादा पसंद किया। उस दौर में ये साम्राज्य काफ़ी खूब फला फूला। कई प्रभुत्वशाली सुल्तानों को शासन मिला और यूरोप और एशिया के व्यापार मार्ग और भौगोलिक नियंत्रण के कारण आर्थिक विकास हुआ। मोहेज का युद्ध 1426 शानदार सुलेमान ने वर्ष 1521 में बेलग्रेड पर कब्जा किया। इसके बाद उस्मानी हंगरी युद्धों ने हंगरी राज्य के मध्य और दक्षिणी हिस्सों पर विजय प्राप्त की। 1526 में मोहेज युद्ध में ऐतिहासिक जीत के बाद तुर्की का शासन आज के हंगरी और अन्य मध्य यूरोप प्रदेशों में स्थापित किया। उसने 1532 में वेना पर दोबारा हमला किया, पर गुन्स की घेराबंदी के दौरान उसने वापस धकेल दिया गया। समय और बदले के साथ ट्रांसलिविनिया, वलाचिया और मोल्डाविया उस्मानी साम्राज्य का हिस्सा बन गई। हंगरी का विजय। ये जीत फ्रांसीसी राजा फ्रांसिस प्रथम और सुलेमान के सेनाओं ने भाग लिया था और तुर्गुत रेस ने की थी। सुलेमान के शासनकाल के अंत तक साम्राज्य की कुल जनसंख्या 1.5 करोड़ की थी, जो 3 बड़े महाद्वीपों में फैली हुई थी। उसके अलावा साम्राज्य के एक नौसैनिक महाशक्ति बन चुकी थी, जिसका अधिकार भूल मध्य सागर पर नियंत्रण था। पिछली शताब्दी का असरदार सैनिक और नौकरशाही का तंत्र कमजोर सुल्तानों के एक दीर्घ दौर के कारण दबाव में आ गया। धार्मिक और बौद्धिक रूढ़िवादिता की वजह से नवनी विचारधारा दब गई, जिससे उस्मानी लोग सैनिक प्रौद्योगिकी के मामलों में यूरोप से पिछड़ गए। पश्चिमी यूरोप प्रदेश ने नए समुद्री व्यापार मार्ग को खोज कर ली, जिससे वो उस्मानी व्यापार के अधिकारों से बच गए। 1448 में प्रौद्योगिया के केप ऑफ गुड होए की खोज की। इसके साथ हिंद महासागर में चलने वाले उस्मानिया और पुर्तगालिया के नौसैनिक युद्धों के दौर पर प्रारंभ हो गया। उधर नई दुनिया से स्पेन की चांदी की बाढ़ आ जाने से उस्मानिया मुद्रा गिर गई और मुद्रा अनियंत्रित रूप से स्पेन की बढ़ गई। दक्षिणी यूरोप में स्पेन के फिलिप द्वितीय के नेतृत्व में एक कैथोलिक गठबंधन ने 1471 में लेपोटो लड़ाई में उस्मानिया बाडे की ऊपर विजय प्राप्त की। यह हार उस्मानियाओं के अजय होने की छवि को एक शुरुआती झटका था। उस्मानियाओं को जहाज के मुकाबले में अनुभवी लोगों का ज़्यादा नुकसान हुआ। आर्मेनिया नरसंहार। बात उस समय की है जब आर्मेनिया लोगों ने यूरोपियन क्षेत्र में अपनी बस्तियां बसा ली थी। उस समय आर्मेनिया की सत्ता पूरी तरह से स्वतंत्र थी। 4वीं शताब्दी में यूरोप दुनिया का पहला क्रिश्चियन राष्ट्र बन गया, मगर हर बार राष्ट्र का अधिकतम क्षेत्र कुछ समय बाद एक शासक के दूसरे शासक में हाथ में आ जाता। फिर 15वीं सदी के दौरान आर्मेनिया राष्ट्र शक्तिशाली ओटोमन या उस्मानी साम्राज्य में मिल गया। तुर्की के इस साम्राज्य के शासक मुसलमान थे। हालांकि आर्मेनिया लोगों को उनके धर्म अनुसार जीवन पायना करने की अनुमति दी गई। फिर उन्हें अल्पसंख्यक माना गया और उनके साथ भेदभाव किया गया।
यहाँ तक कि अपने अधिकारों के मुकाबले में ईसाइयों को अधिकतर देने पर मजबूर किया गया। इन सभी बाधाओं के बावजूद आर्मेनिया समुदाय की तुर्की शासक के अधिकतर फल फूल रहा था। वह अपने पड़ोसियों की तुलना में अधिकतर शिक्षित और विकासशील बनने लगे। उनकी ये तरक्की तुर्की लोगों को नाराज कर रही थी। वह इन ईसाइयों पर संदेह करने लगे, केवल अपनी ईसाई सरकार के प्रति ही वफादार हो गए। कुछ समय बाद ओटोमन साम्राज्य टूटने लगा और 19वीं सदी में आखिर तक ओटोमन खलीफा और सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय के ऊपर शासन को बचाने का दबाव बढ़ गया, जिसने चलते उन्होंने आर्मेनिया लोगों की बात सुनने का फैसला किया। इधर आर्मेनिया लोग सरकार के विरोध में प्रदर्शन करने लगे थे। वो अपने ऊपर हो रहे जुल्म और लगातार बढ़ रहे भेदभाव से परेशान थे। हालांकि 1890 में एक इंटरव्यू के दौरान सुल्तान ने कहा था कि वो जल्द ही आर्मेनिया लोगों की परेशानियां हल करेंगे। नई सरकार ने हालातों को बिगाड़ा। 1894 के दौर में आर्मेनिया लोगों द्वारा लगातार की जा रहे विरोध के चलते देश में हिंसा बढ़ गई। इस दौरान सुल्तान के आदेश पर तुर्की सैनिकों द्वारा 8000 आर्मेनियन गांवों में जलाकर सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। फिर 1908 में तुर्की में सत्ता परिवर्तन हुआ और देश में नई सरकार स्थापित हो गई। सरकार के नुमाइंदों का एक गुट था जो खुद को यंग तुर्की कहता था। उन्होंने सत्ता में आते ही देश की कानून व्यवस्था में कुछ फेरफार किए, लेकिन कुछ ही समय में ईसाइयों को समझ आ गया कि नई सरकार उसके पक्ष में नहीं थी। सत्ताधारी सरकार तुर्की को तुर्फाई बनाना चाहती थी, जिसमें सभी तुर्क ही हो गए। मतलब साफ था कि गैर तुर्की लोगों को देश से बाहर किया जाएगा। और फिर शुरू हुआ कत्लेआम। इस बीच साल 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। इस दौरान तुर्कियों ने जर्मन सेना का साथ दिया। युद्ध के दौरान सेना के अधिकारियों को लगने लगा कि देश में रह रहे आर्मेनिया गद्दारी कर सकते हैं। उन्होंने सोचा कि अगर आज़ादी की चाहत में आर्मेनियन लोग दुश्मन के साथ मिल गए तो उन्हें भारी नुकसान हो सकता है। हालांकि तुर्की अधिकारियों ने कुछ सही भी थी। आर्मेनिया लोगों की छोटी छोटी बटालियन तुर्की के खिलाफ लड़ रहे रूसी की मदद कर रही थी, जिसके चलते तुर्कियों ने फैसला किया कि वो आर्मेनियन लोगों को ख़त्म कर देंगे। आखिरकार 14 अप्रैल 1915 को तुर्की सरकार ने आर्मेनियन लोगों की हत्या करनी शुरू कर दी। उन्होंने सैकड़ों आर्मेनियन बुद्धिजीवियों को मौत के घाट उतार दिया। बहुत से आर्मेनियन लोगों को मेसोपोटामिया रेगिस्तान में छोड़ दिया गया, जहां वो बिना पानी और खाने के मर गए। यहाँ तक कि आर्मेनियन लोगों को नंगा कर तपती धूप में ज़बरदस्ती से मिली चलाया गया। उन्हें तक चलने का कहा गया जब तक कि उन्हें प्राण सुख नहीं और आत्मा सड़ी नहीं छोड़ देगी। इसके बावजूद अगर कोई बच जाता तो उसे गोली मार दी जाती थी। बर्बरता से हत्या के तरीके। ओटोमन साम्राज्य का पतन। वर्ष 1922 आने तक ओटोमन साम्राज्य की प्रशासनिक स्थितिलता असमताओं की वजह से संपूर्ण साम्राज्य की कृषि, उद्योग, धंधे और व्यापारिक स्थिति अत्यंत कमजोर हो गई। ओटोमन साम्राज्य की कार्यक्षमता पूरी तरह से स्थिर पड़ गई, जिसमें उनका तकनीकी स्तर भी पूरी तरह से गिर गया। ओटोमन साम्राज्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा यूरोप के अधीन चला गया, जिससे अंत ओटोमन साम्राज्य का पतन हो गया। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? लाइक, शेयर और कमेंट करके